आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। ब्रिटिश भारत में अकाल एक महात्रासदी। आज हम ब्रिटिश भारत के इतिहास के एक बहुत ही कह सकते हैं काले अध्याय पर नजर डालेंगे। ये वो विनाशकारी अकाल थे, एक ऐसी महात्रासदी जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली और हमारे देश पर एक कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही जरूरी सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये अकाल सिर्फ कुदरत का कहर थे, मतलब कि नेचुरल डिजास्टर्स थे, या फिर ब्रिटिश नीतियों ने इस तबाही को और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। देखिए, अगर हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत की बात करें तो उस समय अकाल ज्यादातर सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ही आते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान कहानी में एक नया मोड़ आया, एक मानव निर्मित तत्व, एक मैन मेड फैक्टर। हुआ ये कि जब ब्रिटिश नीतियां और प्राकृतिक आपदाएं एक साथ मिली तो अकालों की संख्या और उनकी भयावहता में एक बहुत ही विनाशकारी बढ़ोतरी हुई। अब चलिए उन आर्थिक कारकों यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स को जरा करीब से देखते हैं जिन्होंने इस पूरे विनाश में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन अकालों की जड़ें कितनी गहरी थीं। इस तबाही के पीछे असल में 4 बड़े आर्थिक कारण थे। सबसे पहला, खाद्यान्न यानी खाने वाले अनाज के उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आई। क्यों? क्योंकि किसानों पर कपास और नील जैसी नकदी फसलें उगाने का दबाव था। दूसरा कारण था निवेश की कमी। खेतों पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे थे, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बिल्कुल कम हो गई। तीसरा, कृषि का वाणिज्यिकीकरण। इसका सीधा मतलब था कि अनाज अब स्थानीय लोगों के पेट भरने के लिए नहीं बल्कि मुनाफे के लिए बाहर भेजा जा रहा था। और आखिरी, चौथा कारण था लगान का भारी बोझ। किसानों पर इतना ज्यादा टैक्स था कि उनकी तो जैसे कमर ही टूट गई थी और वो अकाल के सामने बिल्कुल लाचार हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। रेलवे और युद्ध जैसी चीजों ने तो हालत और भी बिगाड़ दी। वे औद्योगिकीकरण हुआ, मतलब जो हमारे स्थानीय उद्योग थे वो खत्म हो गए। नतीजा, ज्यादा से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हो गए और जमीन पर बोझ बढ़ गया। और विडंबना देखिए, रेलवे, जिसे हम तरक्की का प्रतीक मानते हैं, उसका इस्तेमाल भारत से अनाज को तेजी से बाहर भेजने के लिए किया गया, वो भी तब जब यहाँ के लोग भूखे मर रहे थे। और तो और युद्ध के समय में तो भारतीय अनाज को ब्रिटिश सेना के लिए बाहर भेज दिया जाता था। इससे एक बात तो साफ है, ये नीतियां ब्रिटिश हितों के लिए थीं, भारतीय कृषि के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो अब जब हमने कारणों को समझ लिया है तो चलिए ब्रिटिश भारत के दौरान हुए कुछ सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी अकालों की त्रासदियों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों को सचमुच आंसुओं से भर दिया। सबसे पहले बात करते हैं 1770 के दशक के बंगाल के महाअकाल की। ये एक ऐसी भयानक तबाही थी जिसमें एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। सोचिए, 1 करोड़! ये उस समय बंगाल की कुल आबादी का करीब 1/3 हिस्सा था। ये एक ऐसा दिल दहला देने वाला आंकड़ा है जिसने उस पूरे क्षेत्र को तबाह करके रख दिया। और ये त्रासदियों का दौर 19वीं सदी में भी नहीं थमा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अकाल पूरे भारत में फैल गए, आगरा से लेकर उड़ीसा और राजपूताना तक। 1837 में आगरा में करीब 8 लाख जानें गईं, 1866 में उड़ीसा में 10 लाख और 1869 में राजपूताना में 15 लाख लोगों की मौत हुई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस दौर की भीषण पीड़ा को दिखाते हैं। और फिर साल आया 1943। बंगाल को एक और विनाशकारी अकाल का सामना करना पड़ा। इस बार लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो गई। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ और इसे आधुनिक इतिहास के सबसे भीषण मानव निर्मित अकालों में से एक गिना जाता है। यहाँ भोजन की कमी सिर्फ फसल खराब होने से नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार की युद्धकालीन नीतियों की वजह से हुई, जिन्होंने अनाज को सेना के लिए जमा कर लिया था और जमाखोरी को भी बढ़ावा दिया। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर मौतें और पीड़ा देखकर ब्रिटिश सरकार आखिर कर क्या रही थी? उन्होंने क्या कदम उठाए? चलिए अब जरा उनके राहत कार्यों और इस समस्या से निपटने के लिए बनाए गए आयोगों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सैद्धांतिक रूप से यानी ऑन पेपर ब्रिटिशों ने अकाल से निपटने के लिए आयोग बनाए, कई सिफारिशें भी की, लेकिन असल में व्यवहार में ये सिफारिश या तो कभी लागू ही नहीं हुई या फिर बिल्कुल नाकाफी साबित हुई। एक बहुत ही निराशाजनक पैटर्न बार बार दोहराया गया। एक आयोग बनता, कुछ सुझाव दिए जाते, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती थी। बस एक निष्क्रियता का चक्र बन गया था।
इसी दिशा में 1880 में बना स्ट्रेची आयोग एक जरूरी कदम माना जाता है। इसने अकाल प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू करने की सिफारिश की। और सबसे जरूरी बात, इसने एक अकाल संहिता यानी फैमिन कोड बनाने का सुझाव दिया। ये संहिता भविष्य के अकालों से निपटने के लिए एक तरह से दिशा निर्देशों का एक सेट थी। और हाँ, ये पहली बार था जब ब्रिटिशों ने किसी संस्थागत सुधार का प्रयास किया था। इसके ठीक 10 साल बाद 1890 में आया लॉयल आयोग। इसका ध्यान था वित्तीय प्रबंधन पर। इसने एक राहत कोष, एक रिलीफ फंड बनाने का सुझाव दिया, जिसमें अकाल राहत के लिए पैसा अलग से रखा जाता। साथ ही इसने अनाज के पूर्व आवंटन का भी सुझाव दिया, मतलब अकाल पड़ने से पहले ही भोजन को सही तरीके से जमा किया जाए और बांटा जाए। और फिर 1901 में आया मैकडॉनल्ड आयोग। इसका फोकस था कृषि पुनर्वास पर, मतलब एग्रीकल्चर को वापस पटरी पर लाने पर। इसने एक अकाल कमिश्नर की नियुक्ति की सिफारिश की, जो सारे राहत कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता। इसने किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में मदद के लिए बीज और चारे के आवंटन का भी सुझाव दिया, जो कि अकाल के बाद उभरने के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, तो अब हमने सारी डिटेल्स तो समझ ली हैं। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक फटाफट सारांश और इन सारी तथ्यों को परीक्षा के लिए याद रखने की एक आसान सी ट्रिक। चलिए जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। 1770 बंगाल 1 करोड़ मौतें, 1837 आगरा 8 लाख, 1866 उड़ीसा 10 लाख, 1869 राजपूताना 15 लाख। अब आते हैं आयोगों पर। 1880 स्ट्रेची आयोग, जिसने दिया कोड। 1890 लॉयल आयोग, जिसने सुझाव दिया फंड का। 1901 मैकडॉनल्ड आयोग, जिसने कमिश्नर का प्रस्ताव रखा। और आखिर में 1943 बंगाल में फिर से अकाल, 70 लाख मौतें। और अंत में इन आयोगों को याद रखने के लिए ये रही आपकी आसान सी ट्रिक। स्ट्रेची का कोड याद रखिए, लॉयल के लिए याद रखिए फंड लाओ, और मैकडॉनल्ड्स से याद रखना है बीज और चारा।